हाँ, थोड़ा कैमरा सेट हो रहा है, परेशान ना हो। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यार कुछ समस्या थी, आइए फिर से हम लोग जुड़ते हैं। वो स्लाइड चल नहीं रही थी जिस पर हम लोग काम कर रहे थे जिन प्रश्नों पर, तो हमने दूसरी एक स्लाइड ले ली है प्रश्नों की। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त, और चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस को। वो स्लाइड हैंग हो रही थी उसके आगे, तो आगे चलते हैं। शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं। तो सीडीपी और लैंग्वेज पेडागोजी के कुछ प्रश्नों पर हम लोग तेजी के साथ अभ्यास करने जा रहे हैं क्लास। अब में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं, उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है। नहीं क्लास, गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। बिल्कुल सही है। तो पहले का दूसरा, ये तेजी से बस इसलिए कि इस तरह के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है, कई बार किया है, लेकिन फिर से जिससे रिकॉल हो सके। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं, ये भी सही है। तो यार दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या, और दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो दूसरे का दूसरा चैट बॉक्स में जल्दी से करिए, जो पढ़े हैं उसको रिकॉल कर पाएं। यस, पहले वाली स्लाइड हैंग हो रही थी तो चल नहीं पाया। ये देखें, इसको सही किया गया है। तो एक दूसरा क्वेश्चन सेट लिया हमने। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चों में, सीखने की अक्षमता की बात करेंगे तो मानक बुद्धि परीक्षणों के निदानित कम बुद्धि की बात नहीं, अधिगम अक्षमता। प्रतिभाशाली बच्चे भी अधिगम अक्षम हो सकते हैं। नज़र कमजोर होने की बात दृष्टि बाधित से है क्लास। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना एडीएचडी बच्चों से संबंधित है। तो एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ड में भ्रम होता है, अंतर समझ लीजिएगा। अधिगम अक्षमता जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सब हैं। यस, उसके बाद आइए चौथे पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ दे। बिल्कुल गलत है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं, शिक्षक केंद्रित नहीं है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता, एलसीएफ ने कहा कि शिक्षक सुविधा प्रदाता, परामर्शदाता, फैसिलिटेटर है, सुगम करता है। इसलिए बहुत सही चल रहे हैं, बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अपने कॉन्सेप्ट को हम लोग और मजबूत कर रहे हैं इस तरह से करके। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। यस, ये बात सही है, लेकिन यहीं पर और ध्यान दीजिएगा आप। सिर्फ प्रश्नों को रट नहीं लेना है, उनका उत्तर समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। सीखने की अक्षमता के जोखिम से मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे भी अधिगम अक्षम हो सकते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे निश्चित रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, ये भी बात सही नहीं है। हमेशा खुश, लोकप्रिय, अच्छी तरह से, ये भी बात सही नहीं है। उनकी विशेषता होती है मानसिक क्रियाओं में अच्छे होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग ढंग से पूछा जाएगा। 6, जीन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं? तो बहुत अच्छे से हम सभी अब तक जान पाए हैं कि प्रतीकात्मक खेल और जीववादी चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को जानकारी याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं क्लास। छात्रों को प्रक्रियात्मक ज्ञान नहीं, छात्रों के ज्ञान और समझ कौशल का आकलन करना। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो चौथा सही है। तेजी से उंगलियां चलाइए। आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति का निर्धारण करती है। यहाँ पर देखिए, सेक्स कोई मेल है या फीमेल है, ये निर्धारण कौन करेगा क्लास? आनुवंशिकता करेगी। जेंडर, वातावरण से, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली, ये सब वातावरण से हैं। कोई लड़का है या लड़की, ये
वंशानुक्रम तय करता है। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन जिसको मापा जा सकता है। 9 का 2 बहुत अच्छा। आप भी जल्दी से पढ़िए, ढेर सारे प्रश्नों पर अभ्यास करना है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार खुद को पुनर्वलन, व्यवहारवाद, अनुकूलन, प्याजे, संतुलीकरण, प्याजे। सही आंसर आत्मवाक, इनर स्पीच है, इनर स्पीच। इन चीजों को दिमाग में बैठाते रहें तो आसानी से 7-8 फरवरी का पेपर हल कर लेंगे हम लोग। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। गलत है क्लास, विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं। विकास एक असतत प्रक्रिया है, यह भी गलत बात है। विकास सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ये शब्द आता है बार बार। वर्तुलाकार है, अकर्स इन अ स्पाइरल। स्पाइरल वर्तुलाकार होता है, चक्रीय होता है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये बात भी सही नहीं है। तो सही आंसर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तीसरा है 1 क्वेश्चन पर मिनट, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लेना है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? संरचनावाद शब्द आएगा क्लास, तो यहां जरूर देख लीजिएगा। कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा? निर्देशित खोज, व्याख्यान विधि होगी नहीं, वीडियो दिखाना नहीं, प्रस्तुतिकरण किसके लिए? क्योंकि संज्ञानवाद, खोज की बात होगी। तो 12 का 1, वेरी गुड, बहुत अच्छे से तेजी से आंसर आ रहा है। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाएगा? पूर्व कल्पित सामान्यीकरण जेंडर प्रारूप, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भेदभाव। पहले से जो सामान्यीकरण है वो स्टीरियोटाइप है क्लास। 13 का दूसरा सही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए उद्देश्य ये है कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो चीजें हमारे मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाएं। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चे समान पाठचर्या का पालन करते हैं और सभी शिक्षार्थियों के लिए समान शिक्षा शास्त्र तो नहीं है क्लास। विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं। सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और कक्षा की क्रिया में शामिल हैं। वेरी गुड, कुछ लोग तो बहुत तेजी से आंसर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत कुछ प्रश्नों से सीटेट को समझना ज्यादा आसान है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है? आंसर दीजिए। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सकें। देखिए अगर स्वतंत्र बच्चा अकेले कर रहा है तो वाइगोस्की नहीं है। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह संबंधित हो, गलत है, क्योंकि वो कहते हैं सहायता करिए जेडपीडी में। ये भी बात वाइगोस्की नहीं करेंगे। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन, स्कैफोल्डिंग क्लास, स्कैफोल्डिंग विद वर्क यस अप एंड गाइडेंस, स्कैफोल्डिंग है, तो तीसरा सही हो गया। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से पढ़िए, आंसर दीजिए। हिंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है कानूनी परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं, लेकिन यह उचित है। अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी विरोधाभास है क्लास? बात से ही पता चल रहा है कि नैतिकता का विरोधाभास एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक संविदा है, जहां पर व्यक्तिगत अधिकार और समाज के बीच विरोधाभास। चलिए तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद आइए 17 पर। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है
मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? अभी अपने का कारण समझ नहीं है, योग्यता का अभाव, लैक ऑफ एबिलिटी है। वेरी गुड, तेजी से आगे बढ़िए, 18 पर आए। जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। बताइए, केवल दे के निगेटिव नहीं कर देंगे। ये बात सही है कि गलत है? यहां थोड़ा रुकिएगा। ये बात बिल्कुल सही है। यस, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, केवल सांकेतिक है। तो सही आंसर ढूंढिए। ए और दोनों सही हैं। व्याख्या भी करता है। जो हम लोग बांटते हैं क्लास की शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ओके क्लास, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये सब चीजें सांकेतिक है। जरूरी नहीं कि एक जगह पर, लेकिन क्रम निश्चित है, लेकिन विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, इसका ध्यान रखिएगा। केवल देखकर निगेटिव नहीं करेंगे। कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है या उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देगा? बिल्कुल सही है। ध्यान रहिए, सबसे खतरनाक सीटेट में नहीं है। यह समस्या को, कौशल को बढ़ावा देता है, सही बात है। यस, बिल्कुल बढ़ावा देगा। खुला प्रश्न है, कई उत्तरों को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल यस, सही बात है। तथ्यात्मक जानकारी की बात सही नहीं है, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न ज्ञानात्मक प्रश्न होते हैं। देखिए, विकल्पों को समझिएगा, उत्तर नहीं रटने का प्रयास करिएगा कि इसका उत्तर ये है। ओके, अमन लिख रहे हैं सर अच्छे से, यस। चलिए, जो लोग देर से, आज क्लास भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी, कोई बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक, तो यही वाली विशेषता नहीं है। आइए जल्दी से 19 के बाद 20 पर आए। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। यस, बिल्कुल करनी चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है। अब यहां पर देखिए, कार्यात्मक स्थिरता अगर होगी, ये निगेटिव माना जाता है क्लास। एक एक शब्द को पकड़िए और फिर से बताएं, 7-8 फरवरी में ये सारे शब्द मिलेंगे। फंक्शनल फिक्स्डनेस, किसी समस्या को हल करने का केवल एक तरीका होना, ये निगेटिव है। समस्या समाधान कार्यात्मक स्थिरता से बाधित है, बात सही है। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए, तो कथन दोनों सही हैं, लेकिन दोनों कथन आपस में जुड़े नहीं हैं। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं है। व्याख्या को समझिएगा। व्याख्या अगर जुड़े होंगे, मीन्स एक ही क्षेत्र के होंगे, तब व्याख्या करेगा। अलग अलग क्षेत्रों के तो नहीं करेगा क्लास। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। यस और नो? यस। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठचर्या और आकलन के, तो ये कथन गलत है क्लास। तो जल्दी से आंसर चुनिए। मानकीकृत, ये मानकीकृत भी कई प्रश्न सही कराएगा। मानकीकृत निगेटिव है, ओके, मानकीकृत निगेटिव है, तो ए सही हो गया और लेकिन आर गलत हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं और स्पीड भी बहुत अच्छी है आपकी। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है क्लास। नो, केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित नहीं है। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं? बिल्कुल नहीं, समानता व्यक्तिगत भिन्नता है।
अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। तो 22 का तीसरा सही है। 22 का तीसरा सही है क्लास। आइए 23 पर पहुंचे। अभी अमन सीटेट की बात हो रही है, पहले हम लोग इससे फुर्सत पाएंगे, फिर सुपर टेट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक है? नहीं है। फिर से हमने कहा कि सीटेट के तनाव में नहीं से सावधान रहिएगा। नहीं दिखाई पड़े तो तुरंत अंडरलाइन करिए। कई प्रश्न आपको मिलेंगे जहां पर नहीं आता है, तो नहीं से सावधान रहेंगे। निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? कौन सा पहले आएगा? ध्यान दीजिए। ब्रूनर ने कहा क्रियात्मक, चित्रात्मक, फिर प्रतीकात्मक। ब्रूनर को याद करिए और 24 का सही आंसर ढूंढिए। पहले क्रिया आधारित, छवि आधारित, फिर संकेत आधारित। 24 के बाद आइए 25 पर। शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज को महत्व देना, उनकी प्रतिभाशीलता को सुनिश्चित करना। चिल्ड्रेंस वॉइस एंड पार्टिसिपेंट, प्रतिभागिता है क्लास, प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। तो ए और आर दोनों सही हैं। एक आर सही व्याख्या भी करता है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। 26 पर आइए। जागृति को पता चल गया कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। सिद्धांतों के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो ये समायोजन है क्लास। इको यस, इसको रस्टी ही समझती है, तो इसका मतलब क्लास क्या हो चुका है? समायोजन हो चुका है। अगर गलत समझेगी तो आत्मसात करण होगा क्लास। 26 के बाद आइए 27 पर। ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण प्रभावित होता है डैश कहलाता है क्लास। ये कौन सी अवधि है? कई बार आ रहा है ये संवेदनशील अवधि। नेक्स्ट आइए 27 के बाद 28 पर आ जाइए। दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉल्व भी किया है। प्रश्नों को बार बार हल करने में बिल्कुल भी नुकसान नहीं है क्लास। प्रश्नों को ढेर सारा कई बार हल करें जिससे कॉन्सेप्ट दिमाग में आसानी बैठा रहे, वहां सोचना ना पड़े बहुत। ओके क्लास। अब आइए 29 पर पहुंचे। निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? जल्दी बताते चलें। पहला, मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो। कौन सा करेगा क्लास? वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो, ऐसा जिसमें वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो होगा क्लास। ये सही है। 29 के बाद आइए 30 पर। नेक्स्ट, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक रचनावादियों के अनुसार कौन सा कथन चल रहा है क्लास? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। निर्माण की सामाजिक, वाइगोस्की की बात आएगी, जैसे ही सामाजिक तुरंत हमको वाइगोस्की याद आ जाएंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर आए।
प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? जल्दी से आंसर बताइए, चैट बॉक्स में दिखाई पड़ रहा है, जल्दी से आंसर बताते चलें। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाला है क्लास। नेक्स्ट, अब आइए आगे 32 पर आ जाएं। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब, या छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है? नहीं क्लास, इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है बच्चा क्या नहीं कर सकता है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। जल्दी से बताएं, अधिक प्रभावी कब होगी? अंत में नहीं, सीखने की गतिविधि के दौरान होता है क्लास। तो 32 का दूसरा सही होगा। नेक्स्ट आइए 32 के बाद आए जल्दी से 33 पर। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं, तो ये बात क्लास सही नहीं है। ये सही है और ये सही नहीं है, तो ये सही है लेकिन आर गलत है क्लास। तो ये 33 के बाद 34 पर। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षों में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? तो ये कारक हैं क्लास आनुवांशिकता और वातावरण। देखिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग बस, जिससे कि कॉन्सेप्ट भी हमें याद आ जाए कौन सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आइए, संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताइए, पर्यावरणीय कारक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर वातावरण सही नहीं मिलता है तो सीखना अच्छे से नहीं हो पाता। 35 का यस तीसरा सही है। तेजी से चलिए। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। गलत। विद्यार्थियों में उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं, ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हों क्लास। तो ये हो गया थर्ड। 36 से बाद आइए 37 पर। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की बात है। तो प्रकृति की बात हो रही है क्लास। साफ साफ कहाँ से आया है? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तेजी के साथ बढ़ते चलें। महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो यह अक्सर योग्यता का वृद्धिशील, देखिएगा इस शब्द को देखिएगा, वृद्धिशील पॉजिटिव शब्द है, आंतरिक अभिप्रेरणा पॉजिटिव होगा। इंग्लिश में इसको आप देखेंगे इंक्रीमेंटल व्यू, इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी है ये। ओके क्लास। तो यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगॉस्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए वाइगॉस्की की बात हो रही, तो रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उत्तर प्रदान करना। बिल्कुल गलत है क्लास। छात्र को समस्या स्वयं हल करने की बात नहीं है वाइगॉस्की में। अलग कार्य सौंपे नहीं, छात्रों के साथ समस्या पर काम करें, समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करें, आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन करें।
पहचान लीजिए अच्छे से वाइगॉस्की को। फिर नेक्स्ट आइए, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालती है। गलत, निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, तो ए सही है क्लास, ढूंढा जाए कहां है, लेकिन आर गलत है। 40 के बाद आ जाइए जल्दी से 41 पर। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? 41 जल्दी बताएं। 41 का सही आंसर, वेरी गुड, मनोसामाजिक विकास है। 42 पर आइए, छात्रों के विविध समूहों को तेजी से देखिए। क्लास डिस्टर्ब हुई, अपने उन साथियों को फिर से बताइए, जुड़ जाएं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ तकनीकी समस्या का सामना किया, क्लास बंद करनी पड़ी, हैंग हो गया फिर। ओके क्लास, हाँ तो शेयर करिए, सब लोग जुड़ जाएं, और क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होने जा रही। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित सही, पॉजिटिव है क्लास, अनुकूलित पॉजिटिव है, विभेदित अक्सर लोग निगेटिव समझते हैं, लेकिन पॉजिटिव माना जाता है, जैसे बच्चे वैसा शिक्षण। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है क्लास। नेक्स्ट आइए, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए क्लास, उत्पाद निगेटिव है, प्रक्रिया पॉजिटिव है, उत्पाद निगेटिव है, इसलिए पहला वाला कथन सही नहीं है। सीखना पक्के तौर पर, तो पक्के जैसी कोई भी चीज नहीं है। निश्चित शब्द से सीबीएसई हमेशा उसको निगेटिव लेता है, किसी भी चीज को पक्का निश्चित नहीं करता है, लचीलेपन को महत्व देता है क्लास। तो ए और आर दोनों गलत हैं। आइए आगे बढ़िए। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो भाषा और विचार एक जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जुड़े हुए हैं। टॉपिक 9 भाषा और विचार से है, सीटेड की क्लास। 45 पर आइए, कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो सही सुमेलित युग्म कहां से आया है? टॉपिक 12 से आया है, मूल्यांकन के उपागम है। मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है, दूसरा सही है। याद रखिएगा, मानक संदर्भित मूल्यांकन कौन सा होता है क्लास? मानक संदर्भित मूल्यांकन किसे कहते हैं? मानक संदर्भित मूल्यांकन जो तुलना करे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? मुद्रित पाठ्य पुस्तकें, कई बार रिपीट होगा, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, और इसी तरह के क्वेश्चन हमें 7-8 फरवरी को भी मिलने वाले हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? लॉरेंस कोहेलबर्ग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बताते चलिए। 47 बहुत अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग तो बहुत तेजी से, और ये जान लीजिए कि ये क्लास बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि हम लोग अपनी तैयारी को एक बार फाइनल टच दे रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं जो इतने दिनों से हम लोगों ने पढ़ा है। कहीं कुछ भूल रहे हो तो याद कर लें। 48, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किस ओर ले जाएगा? रचनावादी है क्लास, तो खोज आधारित। सीडीपी के बाद हम लोग लैंग्वेज के भी प्रश्नों को समझेंगे। पठन वैफल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, तो निश्चित रूप से कैसे पढ़ा सकते हैं क्लास? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। 49 का पहला सही है, तेजी से हाथ बढ़ाइए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, क्या बताता है? व्यवहार को दंड और पुरस्कारों के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए, नहीं
जटिल से सरल याद रखिए, शिक्षण सूत्र सरल से जटिल है, जटिल से सरल नहीं है क्लास। तो 49 का यस 50 पे चल रहे हैं। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह चरण को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए। चरण कौन से प्याजे के? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूल संक्रिय अवस्था। क्लास वेरी गुड। तो तेजी से आगे बढ़ते चलिए। आज हम लोग सीडीपी और फिर से रिकॉल कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत से प्रश्नों को हल किया है। फिर से हम लोग उसी तरह के प्रश्न लिए हैं जिससे कि याद आए कि क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने, एग्जाम तक ना भूले। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। ये सारे सब दिमाग में बैठा लीजिए। परासंज्ञान, मेटाकॉग्निशन, अधिसंज्ञान, सोचने के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एंड लर्निंग, सोचने के बारे में सोचना। तो 51 का कौन सा है? इसको दिमाग में बैठा है, तुरंत दिखाई पड़ जाए। फिर से हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है? नहीं क्लास, स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है, दिमाग में बैठाएं। ऑटिज्म है ये। लेकिन यहां भी याद रखिए कि स्वालीनता केवल वातावरणीय कारक से होता है, ये बात सही। वंशानुक्रम, वातावरण दोनों से होता है। स्वालीनता पूरी तरह सही नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज को भी दिमाग में अच्छे से बैठाइए। यस 52। और अपने उन साथियों को भी जोड़ें, क्योंकि अब लैंग्वेज पेडागॉजी जो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर कोई ना जुड़ा तो उनको बताइए कि क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है कुछ तकनीकी समस्या के बाद, क्योंकि अब जो लैंग्वेज पेडागॉजी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांतों में प्रमुख समानता है। समानता पूछ रहा है, अंतर नहीं। अक्सर अंतर पूछा जाता है क्लास, तो भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन में अंतर है, दोनों के चीजों में अंतर है। विकास में पियाजे चरण बता रहे हैं। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता, समानता ये है, बच्चे सक्रिय खोज करता है। पियाजे भी मानते हैं, वाइगोस्की भी मानते हैं कि सक्रिय होने से सीखना होगा। यस 53 का तीसरा बिल्कुल सही। और तेजी से, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि शिक्षार्थियों को उनके बीच सहयोग, बचना, सावधान रहिएगा, एक एक शब्द से सावधान रहिएगा। तो 54 का पहला वाला तो सही है, ये सही है, परंतु आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। 54 के बाद आइए 55 पर। किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? और इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। अक्सर ये शब्द आजकल यूज हो रहा है, पारस्परिक शिक्षण। रेसिप्रोकल टैरिफ का ए इज राइट। क्लियर हुआ? तो पारस्परिक शिक्षण 55। बहुत अच्छा चल रहे हैं आप लोग। आप जल्दी से, जो लोग ना जुड़े हों उनको भी कहिए क्लास फिर से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 60 क्वेश्चन के बाद हम लोग सीधे लैंग्वेज, जो सबसे कठिन क्षेत्र है मेरी दृष्टि में। 56 पर आइए। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है क्लास। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। गलत। संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है और संवेग संज्ञान को। तो 56 का बिल्कुल सही जवाब। कुछ लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं, तुरंत आंसर आ रहा है, मेरे पढ़ते पढ़ते आंसर आ रहा है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो भिन्नता कहां पर है क्लास? कई बार रिपीट हुआ, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है सोच, मात्रात्मक रूप से समान है, गुणात्मक रूप से भिन्न है। और सही आंसर आ गया 57 का 3 क्लास।
यस, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो देखिए, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। तो भारत की राजधानी कहाँ है? ज्ञानात्मक। कितने राज्य? ज्ञानात्मक। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? सोचना पड़ेगा, और अगर सोचना पड़ेगा तो क्लास चौथा सही होगा। 59 आइए, समावेशी कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। बिल्कुल गलत। विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग नहीं। विभेदित निर्देश, जो भी आजकल 3-4 साल में पेपर बन रहे हैं क्लास, जान लीजिए 2023-24 के प्रश्नों पर हमने क्यों इतना फोकस किया है। सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा 7-8 फरवरी को, और इसको आप देख लीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर हैं वही लोग होते हैं और उसी तरह के प्रश्न फिर से आपसे पूछा जाएगा, और एक बार में कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठता है। प्रश्नों को कई बार हल करिए। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण देना है। तो ये बिल्कुल सही बात है क्लास, विपरीत उदाहरण देना है। ओके, यस, तो सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ये 60 क्वेश्चंस आप हम लोगों ने सॉल्व कर लिए सीडीपी के। सॉल्व इसलिए कि इसी के बहाने हम लोगों ने रिवीजन भी कर लिया अपने सिलेबस का। अब आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्लास, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर, हाँ चलिए, मैं लैंग्वेज पेडागोजी के प्रश्नों को लिया जाए। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना, कोई सवाल नहीं, ये सब बात ही नहीं होगी क्लास। किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में हमने हमेशा कहा है कि काटना शुरू करिएगा। कौन सा नहीं हो सकता है, एक चीजें बाहर करिए। बच्चों की भाषा को संसाधन, मिल गया उत्तर। बच्चों की भाषा को बहुबोली, बहुभाषावाद, ये क्या है क्लास? संसाधन है, ये संसाधन है। तो पहले का तीसरा इसमें थर्ड, फिर यहां से हम लोग 60 क्वेश्चन लेंगे। किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद भी एक बालिका अपने आप में अनुच्छेद नहीं लिख पा रही, हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है। इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? कन्फर्म मार्गदर्शन। अब तो वाइगॉस्की दिमाग में बैठ गए हों। इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मदद कहते हैं क्लास, स्कैफोल्डिंग है ये। ओके, आइए आगे बढ़िए। भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, अब अर्जन और अधिगम में अंतर बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ गया है। कब घटित होता है? जब बच्चों को भाषा परिवेश दिया जाए, जब बच्चों को भाषा परिवेश दिया जाता है। ओके क्लास, नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता, तो ये बात सही नहीं है क्लास। पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण, ये भी नहीं है। यह पाठचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। तो पाठ्य पुस्तक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। तो कौन सा सही हुआ क्लास? तीसरा सही है। नेक्स्ट आइए। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, आपने विद्यार्थियों को पाठ सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं।
इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? सीधा सा उत्तर है उद्देश्यपूर्ण पठन है, तो कौन सा होगा क्लास? गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग है। यस, बहुत अच्छा, बहुत तेजी से आंसर दे पा रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है, तैयार है। किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल कौन सा बोध है? किसी सूचना को निकालना स्कैनिंग है क्लास, और स्थानीय में ही आता है स्कैनिंग। तो स्कैनिंग स्थानीय संपठन है, स्थानीय पठन है। वेरी गुड। देखिए, जो लोग तुरंत कर पा रहे हैं, एग्जाम में आएगा तुरंत पहचान लेंगे। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है, नियम प्रस्तुत करने चाहिए। नाम से स्पष्ट है, क्या बताएं? पहले नियम प्रस्तुत करना चाहिए, निगमनात्मक उपागम। 8 डैश तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। अनुमान, देखिए कई उत्तर नए नए दिखेंगे तो आप भी अनुमान लगाइए, उत्तर उसी में छुपा रहता है। कौन सा है? पाठ्य सामग्री का विस्तार, एक्स्ट्रापोलेशन है क्लास, एक्स्ट्रापोलेशन है। कक्षा में मातृभाषा को स्थान देना किस विधि की विशेषता है? कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना, तो मातृभाषा को स्थान देते हैं व्याकरण अनुवाद विधि में, और स्थान नहीं देते हैं प्रत्यक्ष विधि में। फिर से दिमाग में बैठाइए, व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा की भूमिका केंद्रीय भूमिका होती है, जबकि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को या सीधा संपर्क, कोई भी मध्यस्थता नहीं होती है क्लास। चलिए नेक्स्ट आइए, जल्दी से आगे बढ़ें। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं? संरचनात्मक, समग्र भाषा, संप्रेषणात्मक, रचनावादी। कुछ वर्तनी गलत लिखी है, उसके कुल भाषा प्रयोग, कुल भाषा प्रयोग का मतलब ही क्या हुआ क्लास? आप किसकी प्रशंसा करते हैं? समग्र भाषा विधि, समग्र भाषा विधि का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट 10 के बाद आइए 11 पर। एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं। यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ रचनात्मक तरीके से लिखने को स्वतंत्र लेखन, इसी को कहते हैं क्लास स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन, ये सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाए रहिए, बहुत हेल्पिंग होगा ये। 11 के बाद आइए 12 पर क्लास। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो कौन सा प्रकार है ये? अवधारणा, वह स्वच्छंद लेखन यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो ये है अवधारणा, अधिगम। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 13 पर आए। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करेगा? नए या परिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास, अध्यापक के साथ पाठ सामग्री का संवेद पठन, कविता को कंठस्थ, रोल प्ले, बहुत पॉजिटिव है क्लास, सामाजिक अंतःक्रिया, रोल प्ले, वेरी बहुत ही पॉजिटिव। ओके, 13 के बाद आइए जल्दी से 14 पर। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, इसको याद रखिएगा, हमको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट फिर से आएगा।
आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी इंग्लिश शब्द यूज होता है जब हम कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है। तो 13, 14 का जल्दी बताइए। भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती, नो। भाषा के शब्दों के बीच अंतर्निहित संबंध है, नहीं। शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित है, ना कि नहीं क्लास। यादृच्छिक का मतलब है भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध नहीं है। जैसे कोई बच्चा पूछ ही ले आपसे कि पंखे को पंखा क्यों कहते हैं, तो क्या आंसर है आपके पास? कोई ठोस तार्किक आधार नहीं का बता पाएंगे कि पंखे को पंखा क्यों कहते हैं, कुत्ते को कुत्ता क्यों कहते हैं, बिल्ली को बिल्ली क्यों कहते हैं, और चूहे को चूहा क्यों कहते हैं। यस, यादृच्छिक है भाषा की विशेषता। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? कई बार आएगा। निदानात्मक परीक्षण दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उसके बाद उपचारात्मक कदम उठाना। कुछ कॉन्सेप्ट तो 100% रिपीट होंगे एग्जाम में, उनको अपने दिमाग में अच्छे से बैठाए रहें। 15 के बाद आइए क्लास 16 पर। भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसमें समर्थ बनाती है? व्याकरणिक रूप से सही और गलत वाक्यों में अंतर करना, भले ही व्याकरणिक रूप से सही ना हो पर प्रवाह के साथ बोलना। सोचकर बताइए, ये सब व्यवहारवादी। यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहां उचित रूप से भाषा प्रयोग महत्वपूर्ण है क्लास। भाषा प्रयोग करना तो तीसरा सही है। यस, 17 पर आइए और जल्दी से आंसर दीजिए। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंग करने और चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह किस तरह से मददगार होगा? प्राथमिक स्तर पर इसलिए चित्र और बनाए जाते हैं जिससे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का अंगुलियों पर नियंत्रण बन जाए क्लास, जिससे कि जब बच्चों को लिखाया जाए तो खूब अच्छे से लिख पाए वो। और 17 का सही आंसर, आप भी अपनी अंगुलियां चलाइए, सूक्ष्म गति कौशल। यस, सिर्फ सुनते ना रहें। 17 के बाद आइए 18 पर। बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब, जल्दी बताइए, जब उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। जब उनको मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा जल्दी करते रहिए, कोई बात नहीं है, जल्दी तो आदत डालनी है प्रिया, जल्दी जी। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतः क्रियाओं को महत्व देती है। वह विद्यार्थियों की सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती। पहचानिए, वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो अगर समूह चर्चा है, सहपाठी हैं, अंतः क्रिया है क्लास, तो रचनावादी हैं। रचनावादी कौन? दिमाग में बैठा कर जाइएगा, वाइगोस्की हैं। रचनावादी कौन है? रचनावादी वाइगोस्की हैं क्लास, वाइगोस्की हैं। 19 के बाद आ जाइए 20 पर। आपने महसूस किया कि पाठ में प्रयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। आप भाषा को कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। वास्तव में ये क्या कहलाएगा? एडॉप्टेशन है। 20 का दूसरा सही है। वेरी गुड, बहुत तेजी से आंसर आया। यस, बहुत अच्छा। 20 के बाद आ जाइए 21 पर। आज राजू विद्यालय जा रहा है, इसलिए वो बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं गया, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए। राजू को किस शिक्षार्थी के रूप में प्रथम पीढ़ी का विद्यार्थी है? अगर कोई नहीं गया है तो प्रथम पीढ़ी का विद्यार्थी है। बहुत अच्छा, अंगुलियां चलाइए। देखिए, बार बार ये भी मत सोचिए कि इस प्रश्न को तो हमने पहले किया था, पहले किया था तो और अच्छा है। बार बार करेंगे, दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए।
अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्र कथाएं होती हैं और अंत में वर्णमाला होती है। भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आएगी? बॉटम अप उपागम, टॉप डाउन उपागम? जल्दी बताइए। शुरू में शिशु गीत और चित्र कथाएं हैं, किसका आंसर पहले आ रहा है देखते हैं। 22 का कौन सा सही है? टॉप डाउन है, टॉप डाउन है ये क्लास, टॉप डाउन उपागम, ऊर्ध्व अधोगामी। नेक्स्ट आइए क्लास, नेक्स्ट पर आइए। जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। इसे तो अर्जन कहते हैं। जब बिना प्रयास के हम लोग वातावरण से अर्जित कर लेते हैं तो ये अर्जन कहलाता है। वेरी गुड। 23 के बाद आ जाइए 24 पर। निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूहों में एक साथ मिलकर समस्या समाधान पर कार्य करते हैं? जल्दी बताइए। जिसमें जोड़ों में मिलकर काम कर रहे हों तो निश्चित रूप से कौन सा है क्लास? संप्रेषणात्मक भाषा उपागम। लक्ष्य भाषा में बातचीत होगी। ओके, वेरी गुड। अंगुलियां चलाइए और तेजी के साथ। 24 के बाद आ जाइए जल्दी से 25 पर। प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? सीधी सी बात है, जब टॉपिक योजना बनती है तो पहला चरण तो उद्देश्य बनाना होता है। कुछ भी पढ़ाएं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, तो किसी काम के लिए सबसे पहले उद्देश्य बनेगा। 25 के बाद आइए जल्दी से 26 पर। एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ की और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। यह किस तरह का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। कैसे पहचानेंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को भी जोड़ा। इसका मतलब है कि भाषा समूचे पाठ्यक्रम में है, कहीं से भी ले सकते हैं। सभी विषयों की एनसीईआरटी 2005 ने कहा सभी विषयों की कक्षाएं भाषा की कक्षाएं होती हैं। 26 का 3 सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आइए, आगे बढ़ते चलिए। बस और आप रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे बीच में क्लास, इसलिए कि एक बार रिकॉल हो जाए, याद आ जाए कि आप हम लोगों ने क्या क्या किया है। आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे और आपने यह भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब आप विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा प्रवाह के साथ बोलते हैं। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी? निश्चित रूप से आप चाहे जो बोलते हो, जो हमारी मातृभाषा थी। मदर टंग इज द प्राइमरी लैंग्वेज। प्राथमिक भाषा मदर टंग को ही माना जाएगा, कभी भी आएगा। हमारी जो मदर टंग है वही हमारी प्राथमिक भाषा है। नेक्स्ट आइए। एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं, बहुत पूछा जा रहा है, वास्तविक वस्तुएं जैसे कि छतरी, बरसाती, पेचकस आदि लाती हैं। वह शिक्षार्थियों से कहती हैं कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2 या 3 वाक्य कहें। इस प्रकार की सामग्री को तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा क्लास? वास्तविक वस्तुएं, रियालियां हैं ये। 28 रियालियां हैं। उसके बाद आइए जल्दी से 29 पर। अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय, यहां पर देख लीजिए, अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय, यस, पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय आप ही एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं। एक चित्र 15 वर्ष पहले का है और एक चित्र जो अभी अभी खींचा गया है। आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत, वह कैसा दिखता है, उसकी आदतें, इन पर बात प्रारंभ करते हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं क्लास?
तो हमारी जो वर्तमान शिक्षा शास्त्र है उसको कहा जाता है शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण। जो रटाने के स्थान पर, रटाने, शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण क्या होता है इसको जान लीजिए। रटाने के स्थान पर संदर्भ में पढ़ाना, रटाने के स्थान पर संदर्भ में पढ़ाना। अगर रटाने के स्थान पर संदर्भ में पढ़ा रहे हैं तो यह है शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण। ओके, अब आ जाइए जल्दी से, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। तो ये क्या है क्लास? ये हैं अधिगम प्रतिफल। इन्हीं को कहते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम है ये कॉन्सेप्ट, बार बार आएगा, फिर से आएगा, आ चुका है। ओके क्लास, जल्दी से इन चीजों को दिमाग में बैठाएं। तो चलिए 31 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब आइए 31 पर। यस, कुछ समस्या है स्लाइड में कहीं, सॉरी, एक बार देख। हाँ, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव। देखिए, जब इस तरह के प्रश्न आए कि हमको लगे ये सब क्या पूछ रहे हैं, तो हैरान मत होइएगा। टेस्ट और आकलन का प्रभाव पूछा जाएगा तो ये प्रभाव भाषा परीक्षण का प्रभाव होगा। इसमें बहुत सोचने की बात ही नहीं है। टेस्ट और आकलन का प्रभाव का मतलब भाषा परीक्षण का प्रभाव। यहाँ पर बहुत ज्यादा तनाव में नहीं आएंगे क्लास। यस, अब आ जाइए, विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि देखिए योगात्मक द्विभाषावाद या धनात्मक द्विभाषावाद, लैंग्वेज में शब्दों को दिमाग में बैठाएं। पहले ही क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी, बच्चे को संस्कृति और भाषा की महत्व देता है, इसी को कहते हैं धनात्मक द्विभाषावाद। भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय, ओके, क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा क्लास? इसको कहते हैं छंद शास्त्र, क्योंकि ये ध्वन्यात्मकता नहीं है, ना कोई प्रशासनिक आदेश है। 33 के बाद आइए 34 पर। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है ये। संविधान के अनुसार अंग्रेजी सह राजकीय भाषा है, ये बात बिल्कुल सही है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं, ये बात भी सही है। संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। और लैंग्वेज की पहली क्लास में हम लोगों ने जान लिया है क्लास कि 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी शास्त्रीय भाषाएं क्लास? 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। समूह बनाकर सीख रहे हैं तो सहयोगात्मक अधिगम है क्लास, कोऑपरेटिव लर्निंग। 35 का बहुत अच्छा, कोऑपरेटिव लर्निंग है। और जल्दी से चलिए आगे बढ़ें। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। जब शब्द संपदा से परिचित कराएंगे तो ये काम कौन सा है? कोश विषयक सामग्री। व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, प्रश्न में उत्तर छुपा रहेगा। कुछ नया भी दिखे तो डरिएगा नहीं, प्रश्न में उत्तर छुपा रहेगा और बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास कर रखता है कि मौखिक या मौखिक भाषा आदत निर्माण है? जैसे ही आदत निर्माण की बात आएगी क्लास तो कौन हो जाएगा? वेरी गुड, व्यवहारवादी हो जाएंगे, व्यवहारवादी। नेक्स्ट आइए, किसी भी कहानी का समय और स्थान जहां कहानी चलती है उसको सेटिंग कहते हैं। कहानी की विषय वस्तु को थीम कहते हैं। जैसे रामगढ़ में मोहन रहता था तो रामगढ़
समय और स्थान सेटिंग है। नेक्स्ट आइए, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को कहा जाएगा रोल प्ले। रोल प्ले है क्लास। यस। नेक्स्ट, कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती हैं। वो अधिगम के लिए क्या कर रही हैं? तो अधिगम को और अधिक वास्तविक तथा उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री बहुत पूछा जा रहा है। मिस आजकल जो लोग पेपर बना रहे हैं, प्रमाणिक सामग्री, रियालिया, वास्तविक वस्तुएं, ये सब उनके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठी हुई हैं। इनको एग्जाम में फिर मिलेगा 7-8 फरवरी की एग्जाम परीक्षा में। नेक्स्ट आइए, इसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो वक्ताओं का जेंडर बिल्कुल महत्व नहीं रख रहा है। आइए, भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? बहुभाषावाद के लिए संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है, बिल्कुल सही है। बाकी जितने हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, इसमें भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती नहीं, ऐसा नहीं है। 43 पर आइए, भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य कौशल हैं? बहुत महत्वपूर्ण, ये सब तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। सुनना और पढ़ना ग्राही है, बोलना और लिखना उत्पादक है। ये तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। श्रवण में क्या शामिल है? तो ध्वनियों की पहचान करना। देखिए, श्रवण में क्या शामिल है? ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। ये अर्थ, कुछ शब्द हैं जिनको पकड़िएगा। अर्थ निकालना, ओके, अर्थ निकालना पॉजिटिव होगा। 44 के बाद आ जाइए जल्दी से 45 पर। यहां देखें, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण जुड़ेगा सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा। प्रत्यक्ष विधि व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना। व्याकरण अनुवाद लिखित साहित्यिक सामग्री है और बेस संबंधित है मौन पठन से। तो इसलिए ए का पहला और पहला ही हो जाएगा सही आंसर। 45 के बाद आ जाइए जल्दी से 46 पर। कौन सा उपकरण समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण अवसरों की उपलब्धता? समक्रमिक का मतलब होता है लाइव और रिकॉर्डेड। लाइव और रिकॉर्डेड किससे संभव है क्लास? पैडलेट है। पैडलेट या टैबलेट या लैपटॉप, ये सारे हैं क्लास। ओके, आइए देखिए, ये क्लास इसलिए है कि हम लोग रिकॉल कर सकें। पढ़ाई आप रिवीजन कर रहे होंगे और हमने इस क्लास को इसलिए स्टार्ट किया कि आप रिवीजन करिए, अपने को चेक कर लीजिए। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण बहुत पूछा जाएगा? रचनात्मक आकलन, संकलनात्मक आकलन, सीखने के लिए परीक्षण, यफे और यसे। कोई सीटेट का पेपर ही नहीं बन सकता है कि जहां कम से कम 3-4 क्वेश्चन ना आए रचनात्मक मूल्यांकन से। रचनात्मक, सीखने के लिए परीक्षण, सीखने का परीक्षण, इन सबको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके, फिर आगे आ जाइए 47 के बाद 48 पर। भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग करना। वास्तविक वस्तुएं हैं क्लास। अब तो ये सब चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी और बार बार एक ही तरह के प्रश्नों को हल कराने का उद्देश्य यही है। और इतना ही नहीं, आप ये भी जानिए इसी तरह के प्रश्न हमें 7-8 फरवरी को मिलेंगे। ओके, तो भारत की शिक्षा नीति में भाषा के किसे समुन्नत करने के लिए? तो मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। दिमाग में बैठाएंगे, मातृभाषा से शुरू होने के बाद तब और भाषाएं सिखाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन के बारे में क्या सही नहीं है?
ये नहीं से सावधान रहिएगा, अक्सर ये नहीं एग्जाम में दिखाई नहीं पड़ता। सुनने बोलने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। टॉप डाउन में सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, ये भी टॉप डाउन की विशेषता है। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ये भी टॉप डाउन है। सुनने वाले प्रत्येक शब्द के अर्थ सुनने की आवश्यकता है, तो ये टॉप डाउन नहीं है क्लास, ये डाउन अप है। डाउन अप कह लें या बॉटम टू टॉप कह लें, ये बॉटम टू टॉप है। ये कॉन्सेप्ट भी आएगा, बार बार रिपीट हो रहा है परीक्षाओं में। ओके, आइए जल्दी से आगे बढ़ें। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो कब मनाते हैं? 21 फरवरी। राष्ट्र हिंदी दिवस 14 तारीख 14। नेक्स्ट, ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जो अपने सहयोगी को लिखना चाहेंगे। तो सहयोगी को औपचारिक लिखेंगे, अनौपचारिक। तो अपने मित्र भी है, तो अपने मित्र को कौन सा लेटर लिखेंगे? यस, अपने मित्र को लिखते हैं हम लोग अनौपचारिक। ओके, नेक्स्ट पर आइए 53 पर। विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन सीखने अधिगम के लिए आकलन है। अधिगम के लिए आकलन है। आइए, द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वास्थ्य ही धन है पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसने कार्यपत्रक बांटी और कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाएं। इस पाठ का उद्देश्य विद्यार्थियों को किस योग्य बनाना है? विद्यार्थियों को कार्य में संलग्न करना, विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण करना। तो मुख्य रूप से कौन सा सही क्लास? 54 का तीसरा सही है। आइए आगे बढ़िए। भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए, सीटेट में इस नहीं से सावधान रहिएगा क्लास। ये नहीं कभी कभी पेपर प्रैक्टिस कराने में हमको भी दिखाई नहीं पड़ता है, इतना खतरनाक है ये। तो जैसे आए गोला बनाइए। भाषा अधिगम गलतियों के बारे में क्या सही नहीं है? गलतियां भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध पैदा करती हैं, यही बात सही नहीं है। हमेशा बुरी नहीं होती, अधिगम में मदद करती, ये बात सही है। महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये भी सही है बिल्कुल, और सब सही है। अवरोध नहीं। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं, भिन्न भिन्न उत्तर निकल सकते हैं, बिल्कुल सही। प्राप्त तत्वों को मिलाना नहीं। नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए कक्षाई नहीं। कहां पर? खुले अंत वाले कक्षाई प्रदत्त कार्य जिनकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हो सकती हैं क्लास। वेरी गुड। और शिक्षार्थियों को समृद्ध भाषाई परिवेश मिलना चाहिए और गलतियां इस बात का साक्ष्य हैं कि अधिगम हो रहा है या किसके द्वारा अनुशंसित है? संज्ञानवादी हैं ये, जो कहते हैं कि त्रुटियां हो रही हैं तो इसका मतलब है कि सीखना हो रहा है। और निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? डिस्लेक्सिया पठन विकार है, बात बिल्कुल सही है। लेखन डिस्ग्राफिया लेखन विकार है, तो शुरू के दोनों कथन सही हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं क्लास, ए और बी दोनों सही हैं। 58 के बाद आइए 59 पर। सरकारी विद्यालयों की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण और भाषा के खेल खिलाती हैं। रीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन कर रही है क्लास? रुचि का सिद्धांत। बच्चों को खेल में रुचि है, इसलिए इनके इस सिद्धांत को कहेंगे रुचि का सिद्धांत। उस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु हैं और नैतिक मूल्यों को उभारते हैं क्लास? तो ये है जंतु कथा, फेबल्स हैं ये क्लास। ओके, तो आपने आज हम लोगों ने बहुत तेजी के साथ 120 प्रश्नों को हल किया। CDP के 60 क्वेश्चन। शुरू में कुछ तकनीकी समस्या थी क्लास,
और अब फाइनल टच आप दे रहे होंगे अपनी तैयारी को। रिवीजन करिए नोट्स और क्वेश्चन बैंक जो हम लोगों ने 2.5-3 महीने में बहुत मेहनत से तैयार किया है, उनका पलट कर आप उनको देखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रश्नों से जोड़ें। और मेरा प्रयास होगा कि हम आपसे एग्ज़ाम तक कम से कम मिलते रहें और कुछ प्रश्नों पर अभ्यास कराते रहें। आप सभी का सिंपली साइकोलॉजी स्टडी ग्रुप की ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू क्लास। कल हम लोग फिर से मिलेंगे और प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। थैंक यू। गुड नाइट।